हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस हमारे कर लिए, ठीक है। बट अब हम उसमें करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो हमने लिए हैं यहाँ पे, हम उनके आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसने दोनों वीडियोस देखी है उन्होंने वो चैप्टर याद कर लिया होगा। बहुत ईजी है और टीचिंग के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। टीचिंग और लर्निंग क्या होती है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था पेपर 1 का एंड नेट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पैराडिगम इन क्लासरूम टीचिंग। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास टीचिंग के पैराडिगम्स क्या हैं। जिनको अभी भी लर्न नहीं है वो एक बार वीडियोस को देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए। इसमें लर्न करना क्या है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा टीचिंग का जो बेसिक पैराडिगम है वो है लर्निंग पैराडिगम, इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम। बोथ ए एंड बी आर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पैराडिगम, नो। ये जो दोनों हैं, इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम और लर्निंग और इंस्ट्रक्शनल, दोनों हमारी हेल्प करते हैं। ये दोनों ही बेसिक पैराडिगम्स हैं हमारी टीचिंग के लिए, हमारी क्लासरूम टीचिंग के लिए। सो आंसर इज सी, ठीक है। आंसर इज सी। नेक्स्ट, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव, यानी कि एक गुड टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक जनरल टीचर की तरह सोचना पड़ेगा कि एक टीचर अगर आप हो, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट नॉलेज और गुड एक्सप्रेशन। देखिए, अगर हम लोग सोचेंगे तो हमारे हिसाब से तो हर चीज़ होनी चाहिए, बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब आपके पास इंटरेस्ट, टीचिंग में इंटरेस्ट भी है आपको, और आपको बच्चों को संभालना भी आता है, आपको एक्सप्रेशन देना भी आता है, लेकिन आपको वो जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वही नहीं आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या, है नहीं, है कि नहीं। तो सब्जेक्ट नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर बिकम अ गुड टीचर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, याद रखिएगा ये नॉट और यस में याद रखना कि सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है। टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, ओके। टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर्स आर बॉर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर होगा डी। क्यों, तीनों ही पॉइंट्स गलत हैं। टीचर सिर्फ एक आर्ट नहीं है, टीचर इज एन साइंस एंड आर्ट। जहाँ आपने जो अगर वीडियो देखी होंगी, हमने जो बुक पढ़ी है उसमें हमें साफ साफ शब्दों में बताया कि टीचर एक आर्ट है और एक साइंस है, जिसे और एक लर्निंग करने का तरीका है, ठीक है। टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर सिर्फ ट्रेंड नहीं होते हैं, और कोई पैदा होकर ना डॉक्टर होता है ना टीचर होता है, कुछ नहीं होता, नथिंग, ओके। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, कवर द प्रिस्क्राइब कोर्स, कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स और कीप हाई। सिंपल सी बात है, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। बहुत एकदम जनरल तरीका आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे। एकदम सभ्य तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर आप सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। हमारे जो टीचर्स थे जब हम लोग पढ़ते थे, तो उनका सिर्फ यही काम नहीं होता था ना कि जो अथॉरिटीज़ हैं, मतलब अपने प्रिंसिपल वगैरह को खुश रखना, या फिर स्टूडेंट्स को अच्छा लगना चाहिए ताकि हमारी कंप्लेंट, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही उनको कोर्स कवर करना होता था। मेन चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो ये टीचिंग है और ये लर्निंग है, इसके बीच में हम लोग क्या करना क्या चाह रहे हैं, इस प्रोसेस का जो मतलब है, उसका मतलब है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आना चाहिए, उनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, ये इट इज़ द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और आप लोगों को आनी भी चाहिए। हम लोग और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज, व्हेन लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड, जब लर्नर अपने आप पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं पेडागोगिकल लर्निंग, एंड्रागोगिकल लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था कि हमारे टीचिंग के दो मॉडल्स थे, पेडागोगी, एंड्रागोगी। पेडागोगी इज टीचर बेस्ड एंड एंड्रागोगी इज लर्नर बेस्ड, ओके। सो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर है बी, एंड्रागोगी, ठीक है। नेक्स्ट, instructional objectives are written for the student and they state what the student is expected to do. These objectives should be
दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल। देखिए जब हम रिटर्न में बच्चों को कुछ देते हैं, जैसे हमने कोई असाइनमेंट दे दिया बच्चों को रिटर्न में, ठीक है, तो हम लोग उनसे क्या चाहेंगे कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट उसमें क्या करें। तो तीनों वैसी बात है, वो तीनों चीज़ें करेगा, उसे समझेगा, उसे मेज़र करेगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेगा। हम लोग कोई असाइनमेंट देंगे तो बच्चा अपने तरीके से करेगा, हमारे तरीके से तो नहीं करेगा ना। सो आवर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग। डायनेमिक टीचिंग मतलब डायरेक्ट टीचिंग। ओके, याद रखिएगा, ये हमारा हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है डायनेमिक टीचिंग क्या होती है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो एक गलत हो गया, सीधी सीधी बात। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट, यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट में कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है। ओके, तो जो डायनेमिक टीचिंग होती है वहाँ पे डायरेक्ट टीचिंग होती है, वहाँ पे जो हमारे टीचर होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सो टीचर इज इंडिपेंडेंट एंड स्टूडेंट इज डिपेंडेंट, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल इस क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। बहुत ईजी है, इसका आंसर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी थर्ड लेवल ऑफ आवर टीचिंग। मैंने आपको बताया था हमारे 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है जो कि स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है। एक सेकेंड, जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स ओपन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च एक्टिविटी करते हैं, इसलिए उसको ओपन और खुला क्लासरूम चाहिए होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा द इंटेलेक्चुअल स्किल्स। याद रखना ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इजी, ऐसे फट से आपको 2 सेकंड में आंसर आने चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स याद रखना है, एटीट्यूड्स आर रिस्पेक्टिवली रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव, अफेक्टिव कॉग्निटिव। देखो इंटेलेक्चुअल स्किल किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव से, ठीक है, एंड हमारा जो एटीट्यूड हमारा रिलेटेड है अफेक्टिव से। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, वरना कई बच्चे हो सकते हैं कि बी को ऑप्शन सही कर दें या फिर दोनों में ए और बी में कन्फ्यूज होना हो, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया था इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब कॉग्निटिव डोमेन होना चाहिए, और फिर पूछा गया है एटीट्यूड यानी इफेक्टिव डोमेन। सो हमारे यहाँ पे आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is self-determined learning. It is student-centered instructional strategy. It emphasizes the development of autonomy, capacity and capability. देखिए ये आपको फीचर्स बताए गए हैं किसी चीज़ के, इसमें बोला गया है कि एक सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, मतलब खुद पढ़ना, खुद बैठ करके पढ़ना, आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कि मैं खुद अगर बैठ करके, जैसे आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जो घर पे बैठ करके यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ओके, एंड एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, कैपेसिटी एंड, इसका मतलब है कि अपनी खुद की कैपेसिटी को देखना, कैपेबिलिटी को जानना, और आप कितने लेवल तक आप पहुंच गए हैं। जब मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चंस का आंसर पहले ही मुझसे दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, आपका एक लेवल बन गया। लेकिन जो बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब अभी उन्होंने पढ़ाई सही से नहीं की है, अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजी इज इंडिकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये किससे रिलेटेड है, पेडागोगी से, एंड्रागोगी से, हेटागोगी से या टोटोलॉजी से। तो दिस इज रिलेटेड टू हेटागोगी। तो हेटागोगी क्या है, देखिए हेटागोगी जो है वो है स्टूडेंट्स सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, या और एंड्रागोगी क्या है, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग। देखिए एंड्रागोगी और हेटागोगी, एक सेकेंड, हाँ देखो स्टूडेंट और जो हेटागोगी है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड्रोगोगी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट ज़्यादातर चीज़ें, यानी कि मान लो 100% में से 70% जो चीज़ें हैं वो बेस्ड होती हैं स्टूडेंट्स पे, कि स्टूडेंट्स जवाब दें और स्टूडेंट्स उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करें, समथिंग एल्स। बट हेटागोगी जो है ये स्टूडेंट बेस्ड है, इसमें एक बच्चे को कोई पढ़ाता नहीं है। जैसे आप लोग हैं, इस समय आप लोग कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप लोग किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, आप लोग
खुद अपने हाथ से यूट्यूब खोल रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, फिर बुक से पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी जो होती है, जो बच्चे खुद करते हैं, उसे कहते हैं हेटागॉगी। यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए थे वो हेटागॉगी से रिलेटेड बताए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल। बहुत ईजी है, मोटर स्किल का नाम आता है साइकोमोटर इज द राइट आंसर, ओके। चलिए साइकोमोटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी सिटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डोमेन का सिंपल सा मतलब है कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स, जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना। इंटेलेक्चुअल स्किल्स, दिमाग से काम करना, किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया? टाइप एन एसे, ना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, ना, बिल्कुल भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट द इंटेलेक्चुअल स्किल, ओके। डेवलप अ फोटोग्राफिक फिल्म और डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक। दो, सो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक। जब मैं आपको एक टॉपिक दूंगा कि बच्चों मुझे बताओ टीचिंग का मतलब क्या है, जब आप टीचिंग के बारे में बताएंगे ना, तो आप अपने दिमाग से ये आपके अंदर स्किल है कि आप किस तरीके से उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। कुछ बच्चे उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, आता होगा तब भी, बिकॉज दे हैव नो इंटेलेक्चुअल स्किल्स। बट कुछ बच्चे कम आने के बावजूद भी उसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मतलब सब खुश हो जाएंगे, बिकॉज दे हैव अ परफेक्ट इंटेलेक्चुअल स्किल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? रूल्स, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? रूल्स। रूल्स मतलब प्रिंसिपल्स। यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंटिंग के क्या जो रूल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निक टीचिंग नहीं, मैक्सिम्स। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स क्या है? मैक्सिम्स इज द ग्राउंड लेवल प्रिंसिपल। हमने बिल्कुल पढ़ रखा है, हमें याद भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू। देखो सिंपल सा है, जनरल नॉलेज है। जो स्मॉल क्लासेस हैं, स्मॉल क्लासेस में आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है टीचर्स को? अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर के साथ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे पहला, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि लर्निंग करने में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो आप बहुत आसानी से, जैसा मान लो आप सिर्फ 10 बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे अगर 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो कि क्या दिक्कत है, कि किस उसे कोई दिक्कत है कि नहीं है। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन। अगर 10 बच्चे हैं उनमें से आप हर बच्चे पे इंडिविजुअली दिमाग लगा सकते हो कि हाँ इसे कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़। लेकिन अगर वहीं पे 1000 बच्चे हैं तो क्या आप 1000 बच्चे को एक दिन के अंदर 100 बार देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी कि जो बच्चे हैं उनको आप देख करके कि किस में क्या डिफरेंस है, उनको इंडिविजुअली आप सिखा सकते हैं। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। स्मॉलर क्लास होने में टीचर्स आर मोर एबल टू डू एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज। यानी कि टीचिंग करियर की स्टार्टिंग में जो सबसे बढ़िया फैक्टर है वो क्या है? मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड, नो। कम्युनिकेशन स्किल्स तो सब काफ़ी लोगों की अच्छी होती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो टीचर बन जाए, हाँ बिग बॉस में जा सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, सी, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये हमारा राइट आंसर हो गया सी। हमारा राइट आंसर हो गया सी, कि किसी की इस तरीके की पर्सनैलिटी और उसकी एबिलिटी कि वो क्लास में और क्लास से और क्लास के स्टूडेंट से अपने आप को रिलेट कर सके और उनको भी रिलेट महसूस करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज is a function of effective teaching by and large is a function of maintaining discipline in the class, no. Teachers honesty, teachers making students learn and understand, exactly बिल्कुल सही। टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब, ये सब पॉइंट्स बेकार हैं। सीधे सीधी बात है, आपको एकदम जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर टीचिंग करा रहा है तो वो किस लिए करा रहा है? उसका मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही है, टू मेक स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन लॉजिकल ऑर्डर, ओके। पहला पॉइंट दिया गया एनालिसिस ऑफ द वर्क, ओके। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल एंड मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। देखिए ये सिर्फ टीचिंग के अंदर ही नहीं, हर जगह पे जो ये बोला गया है अरेंज करने का सबसे सिंपल तरीका है। इसमें तो दिमाग ही, इसमें 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट, हम लोग जब कोई काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, ओके।
प्लानिंग के बाद, हाँ, जब हमने प्लानिंग कर ली तब हमारा क्या होगा, तब हमारा होगा प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने, अब हम लोग क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाने से पहले मैंने प्लानिंग किया कि मैं आपको यही चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर अब मैं आपके सामने ये मटेरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसमें कोई गलती निकलती है तो मैं बाद में इसमें चेक करूँगा इसे अच्छे से कि इसमें क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही हैं, और फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो करूँगा। तो ये सिर्फ यहीं पे नहीं होता है, ये हर जगह होता है। We are following the same pattern in everything. If we are working in a company, okay, so first we will plan कि what we have to do, then we will present this data on in front of our managers, okay. डायरेक्ट बॉस को जाके आप नहीं दिखा दोगे, पहले मैनेजर्स को दिखाओगे, फिर उनके सामने दिखाते वक्त आप खुद भी एनालाइज करोगे कि डाटा सही है या गलत, या आपके मैनेजर से एनालाइज करेंगे डाटा सही है या गलत। एंड इफ देर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट, देन यू विल गो फॉर द फोर्थ स्टेज, राइट। सो हमारे यहाँ पे आंसर सबसे पहले क्या आना चाहिए था, सेकंड यहाँ पे कौन सा है, बी ऑप्शन। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, याद रखना है एक्सेप्ट, यानी इफेक्टिव टीचिंग में ये सब पॉइंट्स आते हैं इसे छोड़ करके। दैट इज, अ टीचर टीचिस विद एंथुजियाज्म, ओके, अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, यही हमारा आंसर है। आप एक टीचर के तौर पे कभी ये नहीं बोल सकते हो कि बच्चे की गलती है, अगर वो फेल हो जाए तो बच्चे की गलती है, अगर वो स्कूल में लड़ाई करता है या पढ़ाई नहीं करते तो बच्चे, ऐसा नहीं है। हम लोग, वो आया ही है सीखने के लिए, उसकी गलती कैसे हो सकती है ना। हम लोग बहुत शरीफ टीचर्स हैं। शरीफ टीचर्स पता है ना, हम लोग हमारे स्कूल के टीचर्स की तरह अच्छे नहीं हैं, हम लोग बहुत शरीफ टीचर्स हैं, ठीक है। चलिए, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द टीचर, द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, और इट कान बी जनरलाइज। सिंपल सी बात है, इट कान बी जनरलाइज। अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो आप उसको नहीं बोल सकते ना कि ये बच्चे की गलती है या तो टीचर की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, नहीं। आप किसी को भी ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं, इसमें जनरलाइज ही नहीं कर सकते। हो गए तो हो गए, फेल नहीं किया अब क्या कर सकते हो उसमें, है ना। चलिए, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। एक टीचर जो कि अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहा है तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, फाइंड फॉल्ट इन हिज प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फाइंड फॉल्ट इन प्यूपिल्स का मतलब स्टूडेंट्स। और स्टार्ट डिक्टेटिंग मतलब कि हक जमाना, यानी कि जस्ट लाइक हिटलर, ओके। सो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे शरीफ टीचर्स हैं हम लोग। तो हमारा आंसर होगा ए, इवेल्युएट टीचिंग, यानी अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करना, तब हम बच्चों का वो ले पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारा डी था। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक पॉइंट है माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो मेरे पास लास्ट मैंने देखा कि मैंने मिस कर दिया आप लोगों को बताने में। मेरे को माइक्रो टीचिंग क्या है, लिसन केयरफुली। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड इन 1963। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड इन 1961, राइट। 1961 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये याद करने वाली चीज़ है, बाय ड्विट डब्ल्यू एलन, ओके, and has subsequently been used to develop educators in all forms of education. This is the technique, याद रखिएगा, ये टीचिंग मेथड, माइक्रो टीचिंग इज नॉट द टीचिंग मेथड। माइक्रो टीचिंग क्या है, एक टेक्निक है टीचर्स को सिखाने की, जो हेल्प करती है, जो टीचर्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो टीचिंग। एक तरह की ट्रेनिंग है। माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर ऑल प्राइमरी एंड हायर क्लास स्टूडेंट्स, ओके। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, याद रखिएगा, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक यूज टू मेजर द अटेनमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स को पता करने के लिए माइक्रो टीचिंग एक तरह की ट्रेनिंग है जो कि टीचर्स को दी जाती है इन अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। एक छोटे समय के लिए एक छोटे ग्रुप के साथ एक छोटे लेवल के अंदर ये टीचर्स को सिखाने के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है कि उनकी टीचिंग एबिलिटीज सही है कि नहीं है, कि कम है कि ज़्यादा है, समथिंग एल्स, ओके। चलिए, इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन से आते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, ऑलवेज। लिसन, टीचिंग प्रैक्टिस के ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस का मतलब है जब हम लोग टीचिंग करने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे माइक्रो टीचिंग हमारी हेल्प करता है। उसके बाद या उसके बाद हमारे लिए माइक्रो टीचिंग इज नथिंग। माइक्रो टीचिंग हमारे किसी काम का नहीं है। माइक्रो टीचिंग इज अ सिंपल टेक्निक जो हमको प्रिपेयर करता है टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए
माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, माइक्रो टीचिंग जो है वो हमारे लिए, हमने अभी अभी पढ़ा है, बोथ प्राइमरी एंड हायर क्लास स्टूडेंट्स के लिए, बोथ दोनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए माइक्रो टीचिंग हमें तैयार करती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज द पियोनियर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टेड, यानी कि पियोनियर मतलब कि कौन से, जो उनका वो है जहाँ पर ये टीचिंग टेक्निक स्टार्ट की गई थी वो कौन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो सिंपल है, हम लोग माइक्रो टीचिंग पे बेस सारे आंसर दे सकते हैं। माइक्रो टीचिंग इज नॉट अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, और हमारे पास क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन, जब बच्चे आपसे बहुत बार सवाल पूछ, जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे जब आपसे बहुत बार सवाल पूछे तो हम लोग उसे एनकरेज करते हैं कि हाँ, बच्चों को और सवाल पूछना चाहिए। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्वेश्चनिंग स्किल क्यों यूजफुल है टीचिंग के अंदर? इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, और मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड और प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। सिंपल सी बात है, इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर हम लोग बच्चों को कहेंगे कि आप लोग क्वेश्चंस करिए, जब हम पढ़ा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग सामने होते तो आपसे कहता कि आप क्वेश्चन करिए, तो आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपका मन है पढ़ाई में तो पक्का आपको कोई ना कोई डाउट निकलेगा और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोग उसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे तो मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो, उसके बाद इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने व्हाट्सएप पे या फोन पे लगे हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कौन सी चीज़ गलत बताई गई है इसमें, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, इट कंसिस्ट ऑफ कोर टीचिंग। देखो, पहले में ही हमें पता लग गया है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का मेथड नहीं है। मैंने अभी बताया था माइक्रो टीचिंग इज द टेक्निक टू फॉर इवेल्युएटिंग द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर। सो ये टेक्निक है, ये मेथड नहीं है टीचिंग, ये टेक्निक है टीचिंग सिखाने की, ठीक है। सो हमारा पहले आंसर हो गया, बाकी पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग was the main exponent of, Armstrong was the main exponent of problem solving method, project method, discussion method, heuristic method। सिंपल सी बात है, ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक मेथड का एक पॉइंट है, ह्यूरिस्टिक मेथड को ही आर्मस्ट्रॉन्ग बोला जाता है। इसमें बताया सेल्फ डिफाइन किया जाता है, स्टूडेंट सेल्फ डिफाइन किया जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ, डिस्कशन यानी हम डिस्कशन करेंगे, वो ये मेथड तब यूज आता है जब द टॉपिक इज वेरी इजी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। और सिचुएशंस में टॉपिक चाहे डिफिकल्ट हो इजी हो, अगर आप लोग आपस में डिस्कस करोगे तो उस टॉपिक के बारे में और अच्छे से जानोगे। जैसे आपको पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं और उसमें क्या नाम है, लेकिन अगर अब आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें बताया जाएगा अशोका चक्र भी है, उससे रिलेटेड गाथाओं के बारे में आप डिस्कस करो। तो आप जब डिस्कस जितना करते हो, गॉसिप जितना करोगे एक टॉपिक को लेकर के, उसके बारे में आप एक दूसरे से उतना ही ज़्यादा जानोगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं है पॉइंट्स, ठीक है, इन्हें छोड़ दो। द मेन असम्पशन अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, जो टीम टीचिंग है उसमें मेन असम्पशन क्या है? दैट इज टीचर्स फील बोर्ड वाइल वर्क, नो, टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, द बेस्ट टीचर्स कैन बी शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स। ये द राइट आंसर इज सी। जो टीम टीचिंग है वो क्यों करते हैं? देखो, टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो बेस्ट टीचर है, जो अच्छे टीचर हैं, वो उनसे स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख सकें इसलिए, ठीक है। डायलॉग मैंने बताया ना, डायलॉग मतलब कि डायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्कवर द ट्रूथ वॉज गिवन बाय, डायरेक्ट मेथड, वो ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए डायरेक्ट मेथड दिया गया था सॉक्रेट्स के द्वारा। ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल बहुत ईजी है। विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI, विच इज़ नॉट द मोड, CAI का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। तो विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI, कंप्यूटर असिस्टेड, इसका कंप्यूटर असिस्टेड इंफॉर्मेशन का ये कौन सा मेथड नहीं है? ट्यूटोरियल मोड, सिमुलेशन मोड, ड्रिल मोड, क्वेश्चन मोड। ऑफ कोर्स क्वेश्चन मोड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मोड। क्वेश्चन मोड CAI का फॉर्म नहीं है, बाकी सब CAI के फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल्स, लिसन दिस, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल्स टीचर्स शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। जब टीचर एक मटेरियल को शो कर रहा है तो उसे क्या चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? स्ट्रक्चरिंग, बैलेंसिंग, मोटिवेटिंग और ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव। देखो, जैसे अभी मैं आपके सामने ये जो मटेरियल है इसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें
ध्यान दिया है कि हर चीज़ का क्वेश्चंस को बैलेंस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाया गया हो, और साथ में मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच बीच में मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस लर्न होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, है ना। तो हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर, हर चीज़ को अपने सामने रखने के बाद हम लोग जो हैं, जो टीचर हैं, वो मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड, बोथ ए एंड बी। सिंपल है, लर्नर ओरिएंटेड। देखिए, एजुकेशन में जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, यूट्यूब क्लासेस चालू हुई, और जो भी चीज़ें हैं, जब से ये आया, जो आपका जब से आपका कोविड आया जब से, तब से कोशिश की गई कि जो टीचिंग है उसको हम लोग जो हमारा ये जो पढ़ाई है, जो हमारी एजुकेशन है, उसको हम लोग लर्नर ओरिएंटेड कर सकें, ताकि बच्चे खुद से घर पे बैठ के पढ़ सकें, ताकि टीचर्स की उनकी क्लासरूम में जा करके पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ताकि डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके, राइट। तो टेक्नोलॉजी इज इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग लर्नर ओरिएंटेड। सो हमारा फर्स्ट आंसर इज ए, लर्नर ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचर यूजेस विजुअल, याद रखना, विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, मैंने पढ़ाया था ना इसके बारे में, 2-3 तरह के होते हैं, एडियो, फिर विजुअल, फिर वीडियो विजुअल, है ना, एडियो विजुअल। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है, टीचर यूजेस विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी टू मेक लर्निंग सिंपल है, इंटरेस्टिंग, को पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट एज अ लर्निंग एक्टिविटी, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स है उसमें लर्निंग एक्टिविटी के हिसाब से कौन सी चीज़ सही नहीं है। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, करेक्ट है। इट इज़ प्रोसीड्स इन सोशल एनवायरनमेंट, करेक्ट है। इट इज़ एक्म्प्लिश्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये भी ठीक है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, तो ये गलत है। ये टीचर से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, हम लोग बच्चों को देते हैं ना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, टीचर को थोड़ी देते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल फैसिलिटेट जो हैं बेटर कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बेटर रिटेंशन ऑफ टॉपिक्स, टॉट, ऑल ऑफ द अबव। सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, हम लोग जो पढ़ाई की चीज़ें जो टेलीकास्ट की जाती हैं टीवी पे, या जैसे अभी यूट्यूब पे ये वीडियो टेलीकास्ट हो रही है, तो ये किस लिए हो रही है, ताकि अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके और लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ये पहुंच सके, और इसमें जो टॉपिक्स है वो अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाए गए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप इससे रिलेटेड और कोई वीडियो सर्च करेंगे जिसमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट क्या है? दे आर रिलेटिवल इनएक्सपेंसिव, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज कैन बी मेड रिलेटिवली क्विकली, they offer teachers the option of writing on transparencies during the class activity, all of the above, simple, all of the above। जो ओवरहेड हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, वो ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी कैन मेड रिलेटिव क्विकली, उनको हम लोग जल्दी, उसमें क्या है, जल्दी लर्निंग भी हो पाती है, और जो टीचर्स हैं उनको हेल्प भी होती है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय क्या इंपॉर्टेंट होता है? सिंपल सी बात है, गुड हैंड राइटिंग। क्लैरिटी हो, बिग लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, नहीं, समझ में आना चाहिए, तो गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। तो आंसर इज ए, गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, टोटल हमने 33 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। सो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, हम, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आ जाए सब कुछ, ठीक है। बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है। अगर आप लोगों ने अभी भी बुक ना ली हो तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि जो पियर्सन की बुक है, पियर्सन यूजीसी नेट, पेयरसन यूजीसी नेट की जो बुक है 2022, वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिसिंग। इसमें आपको 300+ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, एवरी चैप्टर, और बहुत डिटेलिंग में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम नहीं है। देखिए, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो टाइम बहुत कम भी है और टाइम बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अगर आपको क्लियर करना है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स इज ट्राइंग टू क्लियर द नेट एग्जाम, सो सिर्फ 1, 2 या 3% से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी श्योर बाय 200% दैट यू नो अबाउट द क्वेश्चंस। अगर आज जिन बच्चों ने क्वेश्चंस को देखते ही अपने दिमाग में आंसर समझा दिए कि हाँ ये इसका आंसर यही है, तो इसका मतलब है कि वो सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय।